प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है राजकीय महाविद्यालय चौमेला के यूट्यूब चैनल पर। मैं विवेक शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, आज आपके लिए बीए सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी से सामाजिक विचारक वाले पाठ से राधा कमल मुखर्जी के सामाजिक पारिस्थितिक विज्ञान या प्रादेशिक समाजशास्त्र के बारे में आज का हमारा टॉपिक रहेगा और इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राधा कमल मुखर्जी के सामाजिक पारिस्थितिक विज्ञान संबंधी विचार। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी मूलतः अर्थशास्त्री थे, किंतु उन्होंने समाजशास्त्र के क्षेत्र में भी अपने अमूल्य विचार प्रदान किए। उन्होंने अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के मध्य पाए जाने वाले भेद को कम करने एवं उन्हें निकट लाने का प्रयास किया। सामाजिक पारिस्थितिक विज्ञान के क्षेत्र में भी उन्होंने अपने महत्वपूर्ण विचार अपनी कृति सोशल इकोलॉजी, जो कि 1845 में व्यक्त किए। उनकी दृढ़ मान्यता है कि अर्थशास्त्र, जनांकीकी और प्रादेशिक समाजशास्त्र के सामान्य निष्कर्षों का उपयोग पारिस्थितिक विज्ञान के क्षेत्र में किया जा सकता है। वे लिखते हैं कि मानव संबंधों के अध्ययन के लिए मानव प्रदेश ही उचित इकाई है, क्योंकि एक प्रदेश विशेष में ही हम एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने वाले संस्कृति के धारक मानव समूहों तथा पौधों, पशु एवं अन्य निर्जीव पर्यावरण के बीच पाए जाने वाले जटिल अंतर संबंधों को अच्छी तरह समझ सकते हैं। संभवतः मानवीय सामाजिक व्यवहारों, सामाजिक संस्थाओं तथा अनुकूलन की मानवीय समस्याओं को प्रादेशिक संकुल से अलग करके पूरी तरह नहीं समझा जा सकता है। इस परिभाषा जो इन्होंने दी से संबंध में से स्पष्ट है कि मुखर्जी ने सामाजिक परिस्थिति विज्ञान को ज्ञान की एक शाखा के रूप में चित्रित किया, जिसके अंतर्गत एक प्रदेश विशेष की परिस्थितिगत अवस्थाओं, मानवीय संबंधों, व्यवहारों, सामाजिक संस्थाओं एवं मानवीय अनुकूलन की प्रक्रियाओं के बीच पाए जाने वाले अंतर संबंधों का निर्वचन एवं विश्लेषण आता है। इन संबंधों की अभिव्यक्ति संघर्ष, सहयोग, संतुलन, प्रतिस्पर्धा, गतिशीलता, अनुकूलन एवं परिवर्तन आदि के रूप में हो सकती है। डॉक्टर मुखर्जी ने सामाजिक परिस्थिति विज्ञान के दो पहलू बताए थे, पहला व्यावहारिक पारिस्थितिकी और दूसरा समुदाय पारिस्थितिकी। इनको समझ लेते हैं हम। व्यावहारिक पारिस्थितिकी, इसके अंतर्गत जनसंख्या, प्राकृतिक साधन, वनस्पति एवं पशु जगत के पारिस्थितिगत संतुलन के साथ सामंजस्य करते हुए मनुष्यों के विभिन्न विकास स्वरूपों का इसमें अध्ययन हम करते हैं। समुदाय पारिस्थितिकी, इसके अंतर्गत मानव भूगोल, मानव जीवशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज मनोविज्ञान तथा तकनीकी के साथ पारिस्थितिकी विज्ञान की अंतःक्रिया के कारण प्राप्त अंतःवैज्ञानिक दृष्टिकोण आता है। अगर दूसरे शब्दों में हम कहें कि इन विज्ञानों के अंतर्गत प्राप्त निष्कर्षों में के समृद्ध उपयोग को ध्यान में रखते हुए पारिस्थितिगत ज्ञान को ही समुदाय पारिस्थितिकी कहते हैं। समाज की प्रगति के साथ साथ मानव मस्तिष्क का महत्व एवं कार्य भी बढ़ जाता है एवं पारिस्थितिकी अवस्थाओं का महत्व एवं कार्य घटता जाता है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मानव प्रगति के साथ पर्यावरण का प्रभाव समाप्त हो जाता है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिगत कारकों का प्रभाव तो मानवीय संबंधों पर उसकी सृजन क्षमता पर पड़ता ही है, जो सामाजिक प्रगति को भी निर्देशित और नियंत्रित करता है। पारिस्थितिकी या पर्यावरण के कारक व्यक्ति एवं समुदाय दोनों को ही प्रभावित करते हैं। इसी आधार पर मुखर्जी पारिस्थितिकी विज्ञान के दो पक्ष, व्यक्तिक पारिस्थितिकी तथा सामुदायिक पारिस्थितिकी का उल्लेख करते हैं। ये दोनों पक्ष परस्पर निर्भर एवं अंतर संबंधित होते हैं, क्योंकि पर्यावरण संबंधी कारकों के प्रति जो प्रतिक्रिया व्यक्ति व्यक्त करता है, उसका प्रभाव समुदाय पर और समुदाय की पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है। साथ ही व्यक्ति एवं समुदाय दोनों को ही पर्यावरण में अनुकूलन कुछ सीमा तक तो करना ही पड़ता है। डॉक्टर मुखर्जी ने सामाजिक पारिस्थितिकी विज्ञान के 3 प्रकारों का उल्लेख किया है। मानव एवं मानवीय संस्थाओं का एक प्रदेश विशेष के साथ अनुकूलन की प्रक्रिया का निर्वचन करना। इसके अंतर्गत उस प्रदेश विशेष की मिट्टी, जलवायु, भूमि की संरचना के साथ अनुकूलन करना ही नहीं, वरन वहां के पेड़ पौधे एवं पशु जगत के साथ अनुकूलन करना भी आता है। मानवीय क्रियाकलापों को संगठित करने वाले स्थानिक भोजन संबंधी एवं पारिस्थितिक शक्तियों के संबंधों को ढूंढ निकालना और एक प्रदेश विशेष में मानव तथा अन्य सजीव और निर्जीव समुदाय के संतुलनों एवं पारस्परिक दबावों को मापना
और यह ज्ञात करना कि ये संतुलन और दबाव मानव के प्रभुत्व और स्थायित्व के लिए अनुकूल हैं या प्रतिकूल सिद्ध होते हैं। डॉक्टर मुखर्जी का मत है कि पारिस्थितिकी के अंतर्गत प्राकृतिक अवस्थाओं का बहुत महत्व है, जिनके साथ मानव को आज भी अनुकूलन करना पड़ता है, जबकि उसने विज्ञान की सहायता से प्रकृति पर विजय की घोषणा कर दी है। आपका मत है कि प्रकृति पर विजय के लिए भी मानव को प्रकृति का ही अनुसरण तो करना ही पड़ता है। इसके अभाव में प्रकृति से असंतुलन पैदा हो जाएगा और जिसके फलस्वरूप प्राकृतिक विपदाएं आने की संभावना रहती है। वे कहते हैं कि जीवन के जाल के जटिल, बहुविध तथा विस्तृत धागे जीवित विश्व के विभिन्न अंशों को एक साथ बांधते हैं और इसलिए उनमें एक सामंजस्य का बना रहना अति आवश्यक है। एक प्रदेश के पेड़ पौधों की निर्मम कटाई करके देखिए, अथवा खरीफ की स्थान पर रबी की फसल को बोकर देखिए, या मच्छरों की बेतहाशा वृद्धि होने दीजिए, तो हम देखेंगे कि उनकी विपरीत या बुरी प्रतिक्रिया होगी। भारत में मच्छर के प्रकोप के कारण बंगाल व असम में मलेरिया खूब होता है। इन परिस्थितियों से अनुकूलन करने के लिए वहाँ की जलवायु चाय पैदा करने के लिए अनुकूल है, जिसका सेवन करने से मलेरिया के फैलाव को रोक लगाई जा सकती है। डॉक्टर मुखर्जी ने पारिस्थितिगत तालमेल को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि एक प्रदेश विशेष एवं ऋतु विशेष में कुछ विशेष प्रकार के रोगों का आक्रमण देखने को मिलता है, जिससे मानव को अनुकूलन करना पड़ता है। गंगा यमुना के मैदान में मानव विकास कार्य जितना सरल है, हिमालय के पहाड़ क्षेत्रों में उतना ही कठिन है। इस प्रकार से पारिस्थितिकी विशेषताएं सब कुछ न होते हुए कुछ तो है ही। प्राचीन समाजों के उदाहरण देते हुए मुखर्जी ने बताया कि आदिम समाजों में सामाजिक संगठन ही नहीं वरन धर्म, जादू, प्रथाएं, परंपराएं एवं विश्वास सभी पर पर्यावरण का प्रभाव हम देख सकते हैं। आदिम समाजों में टोटम की प्रथा प्रचलित थी, जिसके अंतर्गत कुछ विशेष प्रकार के पेड़ पौधे और पशु पक्षियों को मारने या नष्ट करने का निषेध था। इस निषेध का प्रमुख कारण यह रहा है कि इन पेड़ पौधे और जानवरों को नष्ट करने या मारने से पर्यावरण के संतुलन के बिगड़ने की आशंका रहती है। इसलिए ही टोटम के नियमों द्वारा इस संतुलन को बिगड़ने से रोका गया। जादू का उद्देश्य भी पर्यावरण पर नियंत्रण जादू का उद्देश्य भी पर्यावरण पर मनुष्य का नियंत्रण स्थापित करना है। उदाहरण के लिए तूफान को रोकने अथवा वर्षा लाने पर जादू का प्रयोग भी इसी उद्देश्य के लिए किया जाता है। मद्रास के नीलगिरी के पहाड़ों में रहने वाली टोडा जनजाति भैंस पालन में अपना जीवन यापन करती है। भैंसों को पवित्र मानते हैं और भैंसशाला को मंदिर, भैंसों से संबंधित कई प्रथाएं और धार्मिक कर्मकांड भी पाए जाते हैं। उन सभी का उद्देश्य टोडा समाज का पशु जगत में संतुलन बनाए रखना है। हिंदू लोग सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, हवा तथा गंगा आदि नदियों को, जो कि प्राकृतिक वस्तुएं हैं, देवी देवता के रूप में मानते हैं। यह उनका प्रकृति के साथ अनुकूलन ही है। कृषि कार्य के प्रारंभ करने से पूर्व खेतों की पूजा एवं देवी देवताओं का आह्वान भी पर्यावरण की विभिन्न शक्तियों के साथ मानवीय संबंधों के संतुलन की प्रकट करता है। डॉक्टर मुखर्जी ने पारिस्थितिकी अवस्था एवं शक्तियों के साथ मानव अनुकूलन के 3 स्तरों का उल्लेख किया है। प्राचीन काल के समुदायों के लोग पर्यावरण पर अत्यधिक निर्भर थे, क्योंकि उस समय ज्ञान और विज्ञान का आज की तरह विकास नहीं हो पाया था। अतः प्रकृति के साथ अनुकूलन के सिवा उसके पास कोई भी चारा नहीं था। दूसरे स्तर पर मनुष्य ने पर्यावरण के साथ अपने संरक्षण, भोजन, आवास एवं पूजा आदि से संबंधित विभिन्न आवश्यकताओं का तार्किक और क्रमबद्ध अनुकूलन किया। तीसरे प्रकार का अनुकूलन का संबंध आज के व्यावहारिक पारिस्थितिक विज्ञान से है, जो इस बात पर जोर देता है कि मानव प्रकृति का दास नहीं वरन उसका एक सहयोगी है और वह पर्यावरण में छिपी असीमित संभावनाओं की खोज करके उनका उपयोग मानव कल्याण एवं उन्नति के लिए कर सकता है। इसी आधार पर वह चंद्रमा और मंगल पर निवास करने की सोच रहा है। इससे एक बात यह भी स्पष्ट होती है कि मनुष्य और उसकी परिस्थिति के साथ उसके गहन और घनिष्ठ संबंध होते हैं। प्रादेशिकता या प्रादेशिक समाजशास्त्र। डॉक्टर मुखर्जी ने अपने प्रसिद्ध कृति रीजनल सोशियोलॉजी में प्रादेशिकता के बारे में अपने मौलिक विचार व्यक्त किए थे। उन्होंने इसमें यह दर्शाने का प्रयास किया कि एक प्रदेश विशेष की प्राकृतिक विशेषताएं वहाँ के निवासियों के कार्यों, प्रथाओं, संस्थाओं, मनोवृत्तियों, आचारों एवं चरित्र को ढालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डॉक्टर मुखर्जी के पूर्व भी कुछ पश्चिमी विद्वान जैसे कि चार्ल्स लिपले तथा लिमोलिंस ने भौगोलिक पर्यावरण के मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का उल्लेख किया, किंतु इस क्षेत्र में मुखर्जी का योगदान मौलिक, विशिष्ट एवं गहन विस्तृत है।
उन्होंने प्रादेशिक अर्थशास्त्र को ऐसे विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया जिसका संबंध एक भौगोलिक प्रदेश या प्रदेश का मानव व्यवहार और मानव जीवन के बीच पाए जाने वाले प्रकार्यात्मक संबंधों का अध्ययन करना है। यह विज्ञान विभिन्न प्रदेशों के लोगों के सामाजिक जीवन और व्यवहारों का तुलनात्मक अध्ययन भी करता है। उनके अनुसार प्रादेशिकता ही भी मानव व्यवहार की एक विशेष अभिव्यक्ति है जो अपने क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों तथा द्वारा प्रभावित, नियंत्रित व निर्देशित होती है। उनके अनुसार प्रादेशिक समाजशास्त्र भी विज्ञान की एक शाखा है। डॉक्टर मुखर्जी ने प्रादेशिक समाजशास्त्र के अंतर्गत कुछ पक्षों को सम्मिलित किया था। वो कौन से हैं? प्रादेशिक जीवन के जाल का अध्ययन, प्रदेश तथा प्रादेशिक समूह के संदर्भ में मानव पारिस्थितिकी का अध्ययन, सामाजिक प्रारूपों का प्रादेशिक आधार का अध्ययन, आर्थिक तथा सामाजिक प्रारूपों के बीच अनुकूलन का अध्ययन, राजनीतिक संबंधों पर आर्थिक परिस्थितियों के प्रभावों का अध्ययन और प्रादेशिक समाजशास्त्र की प्रवृत्तियों का अध्ययन। डॉक्टर मुखर्जी ने अपने इस नवीन विज्ञान में प्रदेश को लोगों के साथ एक सांचे के रूप में स्वीकार किया। उनका मत है कि प्रत्येक प्रदेश वहाँ के निवासियों के लिए एक विशिष्ट पर्यावरण को प्रस्तुत करता है जो लगभग समान और स्थिर होता है। प्रत्येक प्रदेश एक विशिष्ट सामाजिक प्रारूप को जन्म देता है। वहाँ विशिष्ट प्रकार की संरचनाओं को जन्म होता है जिन्हें स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है। मुखर्जी ने प्रादेशिक समाजशास्त्र के संबंध में 3 प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख किया। पहला, प्रादेशिक समाजशास्त्र एक समय तथा प्रदेश विशेष के संदर्भ में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं वैधानिक संस्थाओं को परस्पर घुली मिली मानता है क्योंकि उस प्रदेश विशेष का प्रभाव इन सभी संस्थाओं पर सामान्य रूप से पड़ता है। प्रादेशिक समाजशास्त्र स्थान, कार्य तथा जनता के लिए पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है तथा इनके निष्कर्षों से नगरों एवं प्रदेशों में पाए जाने वाले सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है। प्रादेशिक समाजशास्त्र द्वारा किया जाने वाला सामाजिक अनुसंधान का आधार सामाजिक मानवशास्त्र तथा सामाजिक मनोविज्ञान के ज्ञान पर निर्भर करता है। डॉक्टर मुखर्जी का मत है कि मानव को अपने प्रदेश के साथ केवल प्राकृतिक ही नहीं अपितु मनोवैज्ञानिक संबंध भी उसका होता है। जिस स्थान व प्रदेश में वह जन्म लेता है उसके प्रति उसका अपनत्व और लगाव होता है। वह वहाँ की भाषा, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज व मूल्यों को सरलता से ग्रहण कर लेता है। वहाँ की शिल्पकला, औजार, तकनीकी, जीवन का ढंग और संस्कृति को ग्रहण करने में भी उसे समय नहीं लगता और वह वहाँ के सामाजिक जीवन से शीघ्र ही अनुकूलन कर लेता है। यह प्रदेश की ही उसकी प्रथम सांस्कृतिक पाठशाला होती है। यद्यपि वर्तमान में मानव जीवन अंतर प्रादेशिक और अंतर्देशीय होता जा रहा है, फिर भी वह प्रदेश के प्रभाव से मुक्त नहीं है। प्रदेशों का मानव की समग्रता पर प्रभाव का अध्ययन ही प्रादेशिक समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य उन्होंने बताया। सामाजिक पुनर्निर्माण, सामाजिक पुनर्निर्माण के संबंध में और इसके लिए एक योजना भी प्रस्तुत की। किसी भी देश में जब सामाजिक विघटन और संघर्ष के कारण अव्यवस्था उत्पन्न होती है तथा समाज समस्याग्रस्त हो जाता है तो यह आवश्यक हो जाता है कि सामाजिक पुनर्निर्माण द्वारा उसे पुनः संगठित व व्यवस्थित किया जाए। चूंकि प्रत्येक समाज में समस्याएं भिन्न होती हैं,